दिलचस्प वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रज्जो और शाह, एपिसोड नंबर 32-33। शोमेज और ईरज एडनिब्रा आ चुके थे। शोमेज चाहता तो शहर में ही घर ले सकता था, लेकिन उसे ईरज को इस शहर के माहौल से एक दफा दूर रखना था, अपने जानने वालों से एक दफा दूर रखना था। वो सच नहीं जानती थी और वो नहीं चाहता था कि उससे पहले कोई और उसे सच बताए और किसी और अंदाज में बताए। घर पहुंचकर शोमेज सोना चाहता था, लेकिन उससे पहले भी वो कराची ईरज के अब्बा और बेबे की खैरियत मालूम करना चाहता था। शोमेज ने मोहम्मद को फ़ोन किया। अस्सलामु अलैकुम। फ़ोन उठाते साथ मोहम्मद ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, पहुंच गए आप लोग? शोमेज कमरे में आकर अब बेड पर नीम दराज लेट चुका था। जी भाई, हम लोग कल ही पहुंच गए थे। आप सुनाएं, भाभी की सुनाएं। मोहम्मद ने उसे तंग करने वाले अंदाज में पूछा, जबकि शोमेज महज हंस कर रह गया। वो उसे क्या बताता कि उसने उस लड़की की आंखों में अपने लिए नफरत देखी है और उसको आज़ाद करवाए बगैर वो उसकी बीवी कैसे हो सकती है। तुम मेरी रशीद साहब से बात करवाओ। शोमेज ने बात बदलते हुए कहा। क्या हाल है शाह जी? जी मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? पुत्र कैसा हो सकता हूँ, रज्जो कैसी है? शोमेज उनकी आवाज में फिक्रमंदी महसूस कर सकता था। वो भी ठीक है, क्या बात करना चाहेंगे? शोमेज ने सवाल किया तो उन्होंने मना कर दिया। नहीं पुत्र नहीं, मेरी बच्ची मुझसे सवाल करेगी और मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। वो इल्तिजाई अंदाज में कह रहा था। जी जैसे आपको मुनासिब लगे, चले मैं बाद में बात करता हूँ। शोमेज को बहुत भूख लग रही थी और नींद भी बहुत आ रही थी। उसने पहले सोना मुनासिब समझा। ईरज तो वहां जूस और लेज खाकर आ चुकी थी। उसने तो मरवतन भी शोमेज से नहीं पूछा था। शोमेज उसको सोचकर मुस्कुरा कर रह गया था। बस वो जानता था कि ईरज बहुत अफसुर्दा है, लेकिन वो उस वक्त उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। यही उसके लिए बेहतर था। शोमेज अभी नींद की वादी में उतरने ही लगा था कि कोई जोर जोर से चिल्लाता हुआ ऊपर आया। शाह, शाह! शोमेज एकदम घबरा कर उठ बैठा कि कहीं उसे कोई मसला तो नहीं हुआ। क्या हुआ ईरज, कोई मसला है? वो नीचे वाला टाइम पीस खराब है, वो अभी 3 बजे आ रहा है। शोमेज हैरान हुआ, कैसे खराब हो सकता? उसने अपनी असिस्टेंट को खुद भेजा था कि घर सब चेक करके जाए। क्यों, ठीक तो था। शोमेज ने अपनी घड़ी देखी और सर पर हाथ मारा। वो कितना बेवकूफ था, वो उसे वक्त की तब्दीली के बारे में बताना ही भूल गया। रजो, यहाँ का वक्त पाकिस्तान के वक्त से 4 घंटे पीछे है और मैंने इस वक्त तुम्हें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बता दिया था। माफी दे दो, शोमेज ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। ले भला मैं क्या कहा है? अच्छा अब सो जाओ, सारे रास्ते मेरा सर खाया आपने। कितनी जल्दी वो लड़की मुकर जाती थी। उसके जाने के बाद शोमेज खुद ही मुस्कुराने लगा। शोमेज उसके बाद 1 घंटा ही बमुश्किल सो पाया था। उसकी आंख एक फोन बेल ने तोड़ी थी। वो जब उठा तो उसका सारा जिस्म थकावट की वजह से दर्द कर रहा था। तुम आ गए हो? ऐना की आवाज ने शोमेज को गुस्सा दिलाया, लेकिन वो उस गुस्से को पी जाना चाहता था। हाँ आ गया हूँ, ये लो हूर से बात करो। शोमेज को लगा जैसे फिर से उसके जज्बात के साथ खेला जा रहा है, फिर से उसे जज्बात के हाथों कमजोर किया जा रहा था, लेकिन वो कमजोर नहीं होना चाहता था। शोमेज ने उस बच्ची की आवाज सुनने से पहले ही फोन काट दिया था। हमें हर चीज में बराबरी रखनी चाहिए, खा वो जज्बात हों या ख्वाहिशात। उसके जज्बात उस बच्ची से जुड़े थे जो उसकी थी ही नहीं, और वही जज्बात के रो में ज्यादा बह जाता तो भी नुकसान ही उठाता। और उसकी ख्वाहिश ईरज से बढ़कर कौन हो सकती थी, लेकिन वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता था। वो उसकी थी ही नहीं, वो उसकी होकर भी उसकी नहीं थी, और ये तकलीफ उसे अंदर ही अंदर कहीं से खा रही थी। शोमेज इन सोचों से निकलना चाहता था। वो खुद को अब मजीद अजियत नहीं देना चाहता था। उसकी बीवी जो 5 साल उसकी बन कर रही, वो धोखा था।
वो बच्ची उसकी नहीं थी, और अब जो उसकी बीवी थी, जिसे शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था, वो उसकी बीवी होकर भी उसकी नहीं थी। वो गुलाम थी। वो उससे नफरत करती थी। शोमेज झटके से उठा था। उसे इस अंधेरे से कहीं दूर भागना था, लेकिन कहाँ फरार मिलता है। शोमेज को वहशत हो रही थी। वो चाहता तो ईरज को एक लम्हे में उससे खरीद सकता था, लेकिन अगर मोहब्बत भी पैसों से मिल जाए तो वो मोहब्बत थोड़ी हुई, वो तो सौदा हुआ। वो कितना बेबस था। शोमेज इन सब सोचों को खत्म करते हुए उठा और वॉशरूम गया। खुद को आईने में देखा। आंखें नींद की वजह से लाल थीं, लेकिन दिल इश्क की वजह से सियाह नहीं करना चाहता था। वो गलत रास्ता तो था, वो उसे अपना सकता था, लेकिन किस हक से? वो दिल को सियाह नहीं करना चाहता था। शोमेज गिलानी, तुम कभी ईरज के सामने अपनी मोहब्बत की शिद्दत को वाजे नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। शोमेज बाहर से ही खाना ले आया था। उसे लगा था कि ईरज अभी तक सो रही होगी, लेकिन वो गलत था। खाना लेकर आए हो? उसने उसे अपने सामने खड़े पाया। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा ईरज तो मिर्ची वाला पुलाव पकाना नहीं, मैं बाहर से ही ले आऊं। शोमेज माहौल को खुशगवार बनाना चाहता था। हाँ, तो घर कोई चीज पड़ी होती तो बना ही देती। अच्छा, फिलहाल तो ये खाओ, फिर वो भी बनाकर खिला देना। शोमेज ने खाना निकालते हुए कहा। अरे, यहाँ से ये भी मिल जाता है? हाँ, रुस्तम होटल से लाया हूँ। खालिस पाकिस्तानी खाना मिलता है और हलाल भी होता है। मैं मदद कराऊं? नहीं मैडम, आप बस देखें, आपके हाथों पर अभी मेहंदी लगी हुई है। वो सिर्फ उसे तंग करने का इरादा रखता था। अब शाह, ऐसी भी बात नहीं, आप चीजें ला देते, मैं घर में बना देती। इतना तो मुझे बनाना आता है। हाँ, जैसे मुझे आज सुबह लेज और जूस की सुलह मारी थी। उसने ईरज के चेहरे पर शर्मिंदगी देखी तो महसूस हुआ। इतना सब कुछ? कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? नहीं, हमारे लिए। मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, कल मैं तुम्हें बिस्मिल्लाह स्टोर पर ले चलूंगा। वहां से तमाम पाकिस्तानी मसाले और खाने की अशियां मिल जाएंगी। शोमेज ने उसे बताया। वो चाहता था कि वो अपनी मर्जी से हर चीज ले आए। शोमेज उसे जानबूझकर शहर घुमाना चाहता था ताकि वो इस शहर से वाकिफ हो जाए। उसने ईरज को फोन भी लेकर देना था। इसी गर्ज से वो दोनों प्रिंसेस स्ट्रीट गए थे। वहां ईरज ने फिर से चूड़ियों का जिक्र किया था। उसे बेसाख्ता वो पीली चूड़ियां याद आई थीं। वो चूड़ियां ईरज उसको क्यों देकर गई थी? शोमेज ने वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी थी। क्या कहा था उसमें ईरज ने? शोमेज उससे पूछना चाहता था, लेकिन नहीं पूछ सकता था। उसने यही सोचा कि घर जाकर वो सुनेगा कि ईरज ने उससे क्या कहा था। उसके बाद वो दोनों स्टोर गए थे और ईरज ने जरूरत की हर चीज खरीद ली थी। घर आने के बाद शोमेज लिविंग रूम में आकर बैठ गया था, जबकि ईरज किचन में जा चुकी थी। शोमेज ने सबसे पहले उसकी वो चूड़ियों वाली रिकॉर्डिंग सुनी। देखो अंग्रेज शाह, ये चूड़ियां देकर मुझे परेशान मत करो। ना मैंने आपकी भेजी हुई चूड़ियां पहननी, ना मुझे जरूरत। आप ना ये चूड़ियां अपनी महबूबा के लिए रखें। ओ नहीं नहीं, बल्कि अंग्रेज शाह कहाँ, मक्कार शाह। आपको उर्दू आती? आप बस लोगों को दिखाते हैं कि आपको उर्दू नहीं आती। बड़े तेज बनते हो ना। रज्जो ने आपकी चोरी पकड़ ली है। तो क्या वो उसको ऐसा समझती थी? वो ऐसा नहीं था। वो समझती थी कि मैं मक्कार हूँ। शोमेज सामने टीवी स्क्रीन पर देखते हुए यही सोच रहा था। उसको ये जानकर बहुत अजियत हो रही थी। ईरज क्यों नहीं समझ सकी कि मैं ऐसा नहीं हूँ? ये लें चाय, आज मैं खुद ही बना कर लाई हूँ। रज्जो की आवाज ने उसे इसकी सोचों से निकाला। वो ईरज के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो क्या सोच रहा है। रज्जो भी वहां बैठ गई। शोमेज बज़ाहिर टीवी देख रहा था, लेकिन हकीकत में वो उसे देख रहा था, जो बाहर देखने में मसरूफ थी। शाह, कभी जिंदगी काली रात लगी है? शोमेज उसके सवाल पर गहरे सोच में डूब गया। वो उसको क्या बताता कि उसकी जिंदगी तो खुद अंधेरी रात थी। जिंदगी रोशन कब होती है? शोमेज ने जवाब के बदले सवाल किया। वो जानना चाहता था कि रोशनी कब होती है। मतलब जिंदगी रोशन ही होती है, पर कभी कभी काली रात लगने लगती है। ईरज ने उसकी तरफ देखा। वो उसकी उलझी नजरों को देख रहा था।
वो जिंदगी की हकीकत अभी तो जानती ही नहीं थी। वो तो अभी अपनी जिंदगी से अनजान होने के बावजूद भी अभी से मायूस हो गई थी, और वो तो जानते हुए भी कि उसकी जिंदगी किसी और की है। जिंदगी तो बस सफर, आजमाइश और खुशी की लहरों में बहता हुआ यकीन और मायूसी के लम्हों से गुजारता हुआ, जिंदगी के ताकतों और दिल की बेचैनी से लड़ता हुआ अपने रब की जात को दिल में समा लेने और उसी की खातिर अपनी राहों को बदल लेने का नाम है। लेकिन शोमेज अब उसे समझाना चाहता था कि जिंदगी सिर्फ खुदा को दिल में समा लेने का नाम है और रब की रजा पर खुश रहना। ईरज चंद लम्हों में मायूस हो गई थी। उसे अभी थकना नहीं था, उसे भी लड़ना था। शाह, मुझे जिंदगी को रोशन करना नहीं आ रहा। उसे क्या बताता, अभी तो बहुत लंबा सफर है। आ जाएगा, वक्त लगेगा ईरज। शोमेज एकदम मुस्कुराया। तुमने अभी कुछ नहीं खोया, मैंने अपने माँ बाप खोए हैं। वो उसे क्या बताता कि माँ बाप से कुछ देर की दूरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उससे जब वो दूर हो जाएगी तो वो क्या कहेगा, उसने किसे खो दिया। किसने कहा है ये तुमसे? वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो उसे समझाना चाहता था उसके माँ बाप उससे दूर नहीं हुए, बस मजबूरी के वो बात नहीं कर सकते। लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो रही, आप नहीं समझ सकते। मेरा इस वक्त दिल कर रहा है एक लम्हा भी ना लगे और वो मेरे सामने हो। और वो ईरज तो ये सब अब उसके सामने बयान कर रही थी। ईरज तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन जब वो यहाँ आया था वो तो किसी के सामने अपना दुख बयान नहीं कर सकता था। लेकिन वो उसे ऐसे कमजोर नहीं देखना चाहता था। बस इतने में परेशान हो गई। इंसान तो अज़ल से ख्वाहिशात का गुलाम रहा। एक मुसलमान लड़की को तो बहादुर होना चाहिए। सोचो, अगर तुम किसी मुकाम पर खड़ी होती, तुम कोई ऑफिसर होती या तुम भी पैसे की ताकत रखती, तो क्या मैं तुमसे निकाह कर पाता? नहीं, कभी नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से बात करने से भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि तुम ताकत रखती। तुम जिंदगी की एक मुश्किल को अंधेरा समझ कर बैठी हो, तो जब मुश्किलात के पहाड़ आ जाएंगे उस दिन तुम क्या करोगी लड़की? वो उसे समझाना चाह रहा था कि वो अपने लिए कुछ करे, वो बहादुर बने। इस मुश्किल में रोशनी तलाश करो। हो सकता तुम्हारी जिंदगी में छाया बाकी अंधेरा भी खत्म हो जाए। हो सकता तुम कुछ ऐसा कर जाओ जो आती दुनिया तक याद रखा जाए। शोमेज उसे कहना चाहता था कि अपनी ख्वाहिश को कमजोरी मत बनने देना, बल्कि इसको ताकत बनाओ और कुछ बन कर दिखाओ। शाह, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं एक अनपढ़ जाहिल लड़की हूँ जिसने मर मर कर मैट्रिक पास की। वो क्या दुनिया का नाम बनाएगी? क्यों, तुम क्या इंसान नहीं हो? या वो इंसान नहीं है जो कुछ करके दिखाती हैं? शोमेज सिर्फ चाहता था वो अपनी जंग खुद लड़े। हर लड़की अपनी जंग खुद लड़े। उनके पास बहुत से वसाइल होते हैं, उनके माँ बाप उनके साथ होते हैं। मैं अकेली हो गई हूँ। इस गहरी काली रात में हम अपने खालिक को भूल जाते हैं जिसने हमें सब दिया। कैसे हो अकेली? क्या वो साथ नहीं? ये तुम्हारा ईमान नहीं? अल्लाह तो ईमान है शाह, वरना इस दुनिया में इंसानियत तो खत्म हो गई है। हर तरफ मतलबी दुनिया है। आपने मुझसे निकाह क्यों किया? शोमेज उसके सवाल पर खामोश हो गया। वो उसे कुछ नहीं बता सकता था। बताएं, मैंने आपकी आंखों में ऐना के लिए मोहब्बत देखी है। शोमेज पहले हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। मोहब्बत? कैसे देखी तुमने मोहब्बत? वो ये कहकर हंसा। और तुम मोहब्बत को क्या समझती हो? वो सुनना चाहता था वो मोहब्बत को क्या समझती, जो उसने ऐना के लिए देख ली, अपने लिए ना देखी। आप उसकी परवाह करते हैं, उसकी खातिर अपनी दादी से लड़ाई मोल ली, और वो उसे बताना चाहता था तुम्हारी खातिर तो मैं दुनिया से दुश्मनी मोल लेना चाहता हूँ, और मुझे लगता है आप उससे मोहब्बत करते हैं। शोमेज हंसा। मुस्कुराहट में कितनी चुभन थी। वो क्यों नहीं समझ सकी शोमेज गिलानी मोहब्बत सिर्फ ईरज फातिमा से करता है, लेकिन वो इजहार मोहब्बत किस मुंह से करता? वो हक ही नहीं रखता था। उसकी जगह कोई और भी होती तो मैं यही करता। मुझे गलत को गलत कहना आता है, और मैं चाहता हूँ तुम भी गलत को गलत कहो। शोमेज सिर्फ उसे आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा था। शोमेज शाह, आजकल गलत को गलत कहने वालों की जुबानें काट दी जाती हैं, लेकिन
अगर वही इंसान किसी मुकाम पर खड़ा हो तो वो गलत की जड़ें भी काट सकता है। उसने उसे खामोश पाया। यार ये जिंदगी है, इसका मकसद है। बेमकसद जिंदगी तो जानवर भी गुजार रहे हैं। फिर हमें अल्लाह ने अक्ल क्यों दी? ताकि हम इसे इस्तेमाल करें, ना कि बस यही कहते रहें कि गलत को गलत कहने से हम दुनिया से अलग हो जाएंगे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन बाहर हवा बहुत तेज चल रही थी। वो नहीं जानता था कि क्या वो सब समझा भी पाया है या नहीं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं अपने वालिदैन के पास वापस चली जाऊं। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो अंदर से तड़पा था, लेकिन उसे अपने जज्बात पर काबू रखना था। मैं तुम्हें इतना कुछ बता चुका हूँ, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अब वो उस बात पर मजीद बहस नहीं करना चाहता था। शुमेज कहकर चुप हो गया। दोनों के चाय के कप ठंडे हो चुके थे। शुमेज ने चाय देखी जो मेज पर पड़ी थी, जबकि ईरज का कप अभी भी उसके हाथ में था। बहुत शुक्रिया मैडम, चाय बनाकर देने के बाद ठंडी करके देने का। शुमेज ने मुस्कुराहट के साथ उस पर तंज किया था। वो बस ईरज को हंसाना चाहता था। हाँ, मैंने तो नहीं कहा था ना पियो, खुद ही रख दिया था। जी मैडम, आप कभी कुछ कहती ही कब है, आप तो अमल करके दिखाती हैं। ईरज बेसाख्ता मुस्कुराई। वो कामयाब हो गया था, उसे दिली सुकून मिला था। अगले दिन शुमेज ने ऑफिस जाना था, इसलिए वो जल्दी सो गया था। शुमेज जाते वक्त जानबूझकर नोट इंग्लिश में लिखकर गया था ताकि ईरज इंग्लिश समझने की कोशिश करे। शुमेज जब ऑफिस पहुंचा तो बहुत सी मीटिंग्स आज उसे अटेंड करनी थी। पहले उसने जो सोचा था कि बिजनेस पाकिस्तान ले जाएगा, उसका इरादा उसने अब तर्क कर दिया था, इसलिए यहाँ की सारी डील्स उसे अब देखनी थी। शुमेज दोपहर के वक्त बिल्कुल फारिग था। उसके ऑफिस में कोई दाखिल हुआ था। सामने खड़ी लड़की को देखकर उसके माथे पर शिकन उभरी। क्यों आई हो यहाँ? अपना हक लेने। जवाब फौरन आया था। शुमेज अपनी कुर्सी से उठा। कैसा हक? शुमेज ने खुद पर जब्त रखते हुए कहा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने वो फ्लैट भी भेज दिया और वहां से शादी करके भी आ गए। वाह! और तुम्हें लगा मैं अपना हक नहीं लूंगी? मुझे तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं जानता था दौलत की हवस ने तुम्हें अंधा किया हुआ है। तलाक के कागजात तैयार करवा रहा हूँ, लेकिन जायदाद में से तुम्हें 1 रुपया नहीं लेने दूंगा। केस करूंगा तुम्हारे खिलाफ। एक दफा गलती कर चुका हूँ, खामोश रहने की, अब नहीं रहूंगा। और वो बच्ची? शुमेज की आंखों में अब दुख था। वो बच्ची मेरी बेटी नहीं, ये भी साबित कर सकता हूँ। मैं जानती थी कि तुम सब कुछ जान चुके हो। तुम केस हार जाओगे। और तुम्हारी बीवी तो नहीं जानती हमारी शादी के बारे में। वो जानता था कि ऐना ने पता करवा लिया होगा कि शुमेज शादी करके आया, लेकिन ये धमकी? ऐना उसके ऑफिस से जा चुकी थी, जबकि शुमेज ने बेबसी से मेज पर हाथ का मुक्का मारा। ईरज तो मुझे पहले ही गलत समझती, और अब ये क्या करूं? शुमेज के लिए नई परेशानी थी ये अब। उसके बाद वो देर तक अकेला अपने ऑफिस में बैठा रहा, कोई मीटिंग नहीं अटेंड की। रात को देर से घर गया तो ईरज उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन ऐना की बातें अब भी उसके जहन में गूंज रही थीं। वो ईरज के साथ रूखा लहजा नहीं रख सकता था, लेकिन वो परेशान था। वो लड़की तो पहले ही उसे गलत समझती थी। शुमेज गिलानी को सारी दुनिया गलत समझती, तो भी उसे फर्क ना पड़ता। लेकिन ईरज फातिमा? शुमेज को अंदाजा हो गया था कि उस रात की सर्द महरी पर वो नाराज हो चुकी है, जबकि उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। शुमेज ने अगले दिन महसूस किया था कि ईरज उसे बात नहीं कर रही थी, बल्कि बस चाय बनाकर रख देती थी। 3 दिन वो यही सोचता रहा कि उसे कैसे मनाए। वो अपने जज्बात का इजहार करने में ऐसा ही था। उसे किसी को मनाना नहीं आता था, या शायद उसने सीखा ही नहीं था। बचपन से कोई रिश्ता भी तो उसके पास नहीं था जो उसे नखरे दिखाता और वो मनाता। ऐना पहले तो वो कभी इससे नाराज नहीं होती थी, और बाद में भी शुमेज को ऐसे महसूस नहीं होता था जैसे अब हो रहा था। उसकी खामोशी चुभती थी उसे। 3 दिन उसने कैसे गुजारे थे वही जानता था। आखिर वो खुद ही बोल पड़ा। नाराज हो? उसने पानी वाली बोतल नीचे गिरते हुए कहा। ईरज जो किचन से बाहर कदम रखने ही वाली थी, रुककर उसे मुड़कर देखा। नहीं, उसकी आंखों में शिकवा था। फिर इस तरह क्यों? 3 दिन से तुम मेरे साथ बात नहीं कर रही, आखिर क्यों? शुमेज ने उठकर उसका हाथ पकड़कर रोका। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? खाना बनाकर दे रही हो, लेकिन साथ बैठकर खा नहीं रही। शुमेज ने अब उसका हाथ छोड़ दिया था।
वो खामोश रही। ईरज यार, मुझे मनाना नहीं आता। शुमेज ने अब अपनी खामी का इतराफ कर लिया और शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ तुम नाराज हो, पर मुझे मनाना नहीं आता। शाह, मनाया भी मनपसंद शख्स को जाता है। शुमेज ने उसको देखा। क्या उसकी आंखों में उसे अपने लिए पसंदीदगी नजर नहीं आती थी? कल हफ्ता है, मैं तुम्हें एडनिब्रा कासिल ले जाऊंगा, सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगा। मुझे नहीं चाहिए आपका वक्त, मैं घर में अकेली खुश हूँ। उसने उसका उखड़ा हुआ लहजा देखा। यार अच्छा, सॉरी, माफ कर दो। शुमेज ने उससे माफी मांगी। ईरज का चेहरा अभी भी दूसरी तरफ था और वो शीशे के दरवाजे से बाहर बागीचे को देख रही थी। अच्छा ठीक है, कल मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, और खाना भी मुझे नहीं खाना अगर तुमने ना खाया तो। शुमेज चुपचाप वहां से निकल गया। वो ऐसा कर नहीं सकता था, लेकिन वो धमकी दे चुका था। वो जबरदस्ती का कायल नहीं था, लेकिन वो ऐसे मान भी तो नहीं रही थी। अब चलना पसंद करोगी साथ, या फिर उठा कर ले जाऊं? शुमेज ने ईरज को लॉन में खड़े देखा। उसने महसूस किया था वो एकदम डर गई, लेकिन खुद ही संभल भी गई। नहीं जाना मुझे, ईरज तिनक कर बोली। तो फिर मैं उठा कर ले जाऊंगा, और मैं ये हक रखता हूँ। शुमेज की आंखें मुस्कुरा रही थीं। ये मुस्कुराहट ऊपर से थी। वो जानता था वो ऐसा कोई हक नहीं रखता था। शुमेज शाह, आप ऐसा कोई हक नहीं रखते। ये रिश्ता मेरे से जबरदस्ती जोड़ा है। तो शुमेज गिलानी, जान लो अपनी हकीकत। शुमेज का दिल किया वो उसे सब सच बता दे, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो मैंने गन पॉइंट पर तो नहीं किया था निकाह, आप मैडम ने खुद कबूल किया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप मुझे अपना शौहर मानती हैं, तो निकाह जैसे भी हुआ था आपकी कबूलियत दिल से थी, वरना रोज मेरे लिए खाना नहीं बनता। शुमेज ने माहौल को बदलना चाहा था। नहीं मानती मैं आपको शौहर, कोई इस लड़की को बताए। शुमेज गिलानी ये नहीं सुन सकता। वो दिल में सोच कर रह गया था। ठीक है, उठा कर ले जाता हूँ। शुमेज ने तो सिर्फ बात की थी, वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखता था। नहीं नहीं, मैं चल रही हूँ। ईरज ने चलने की हामी भरी। तो फिर आप तैयार ही हैं? ऐसे ही निकल चलते हैं, या तैयार होना? नहीं जी, मैं आपकी गोल्डन की डियाना की तरह मेकअप नहीं लगाती, ईरज कहकर आगे को चल दी। शुमेज ने सर झटका और उसके पीछे आ गया। वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। बहुत देर से खामोशी थी। शुमेज चाहता था वो उससे बात करे। वो मजीद किसी और बारे में सोचना नहीं चाहता था। वो उस वक्त को महसूस करना चाहता था जब वो उसके साथ थी। कासिल तो 9:30 बजे खुलेगा, तब तक हम एडनिब्रा का रॉयल माइल घूम लेंगे, ठीक है? शुमेज ने उसकी तरफ देखा जो सामने देख रही थी। अब मुझे क्या पता ये सब क्या होता है, उसने उसके लहजे में बेजारी महसूस की थी। तो इसीलिए तो ले जा रहा हूँ कि पता चल जाए ये सब क्या होता है, शुमेज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वो उसकी बेजारी से भी नफरत नहीं कर सकता था। शाह, आप मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। शुमेज फीका सा मुस्कुराया। ये चेहरे की मुस्कुराहटें, ये दिल की उदासियां, ये मौसमों के बदलने की घबराहट, ये आंखों की नमी के पीछे आरजू की वादियां, ये हंसी के पीछे की कहानियां हर कोई नहीं समझ सकता। शाह, पहले तो आपको उर्दू नहीं आती थी, अब आ गई तो इतनी ओखी बोल कर मेरा जीना ना हराम करें, ईरज ने चिढ़कर कहा। तो शुमेज कह कहा लगाकर हंसा। वो उसके साथ चल रही थी। वो चाहता था वक्त थम जाए, वक्त रुक जाए, वो उसी वक्त में कहीं गुम हो जाए। गुजरता लम्हा उस पर भारी हो रहा था। आखिर एक दिन ईरज ने उसे छोड़कर चले जाना था। वो बातें करते करते कासिल आ चुके थे। शुमेज ने उसे कासिल दिखाया था, और अब वो दोनों उस शहर का पुरकशिश मंजर देखने के लिए खड़े थे जब ईरज ने उससे गैर मुतवक्के सवाल कर दिया था। शाह, मोहब्बत क्या होती है? शुमेज गिलानी जवाब देना चाहता था। ईरज फातिमा की आंखें, उसका खुद से बातें करने का अंदाज, अट्रैक्शन और इश्क के दरमियान का जो वक्त होता है उसे मोहब्बत कहते हैं। ईरज फातिमा उसका इश्क था या मोहब्बत, ये इंकशाफ उस पर होने जा रहा था। मतलब अट्रैक्शन क्या? किसी की तरफ माइल होना। वो माइल हुआ था, वो ईरज की तरफ माइल ही तो हुआ था। तो वो तो इंसान किसी खूबसूरत शख्स की तरफ ही माइल होता ना। हाँ, कभी वो शख्स खूबसूरत होता तो कभी उसकी बातें, कभी उसका अखलाक हमें अपनी तरफ माइल करता, तो कभी हम खुदा की रजा से उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ तो ये सब हुआ था। कभी सुना किसी सफ़ेद लड़के को काली लड़की से मोहब्बत हो गई? ये सब बातें सिर्फ अफसानों में अच्छी लगती हैं,
हकीकत में इनका वजूद नहीं होता। आजकल लोग अट्रैक्शन को मोहब्बत समझ लेते हैं। तुमने सुना होगा, मोहब्बत की शादियां कामयाब नहीं रहती। उसकी शादी कौन सी कामयाब होने वाली थी? वो ये सोचकर मुस्कुराया। नीरज, लोग अट्रैक्शन को मोहब्बत समझकर शादी कर तो लेते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे को समझने लगते तो उन्हें मालूम होता है कि उन्हें तो मोहब्बत की ही नहीं। शाह, हमें कैसे पता चलता है हमें मोहब्बत है या इश्क? वो हैरान हुआ। कैसा सवाल कर दिया था उसने। ये जवाब तो वो खुद भी नहीं देना चाहता था। मेरे नज़दीक मोहब्बत में कहीं ना कहीं खुद गर्जी आ ही जाती है। हम अपने बारे में सोच ही लेते हैं, लेकिन इश्क, वो खामोश हो गया था। नहीं, वो इंकशाफ नहीं कर सकता। ईरज उसकी मोहब्बत ही रहे तो ठीक था, इश्क नहीं। चुप क्यों हो गए? शोमेज ने उसकी तरफ देखा। क्या बताता वो उसे? वो उसकी कमजोरी के साथ खेल रही थी। ईरज, इश्क। उसने लंबा सांस लिया। इश्क में मैं खुद गर्जी नहीं होती। हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ अपने महबूब के बारे में सोचते। मोहब्बत में हम समझौता कर लेते हैं, लेकिन इश्क में समझौता नहीं होता। इश्क में हमें वही शख्स चाहिए होता, और अगर वो नहीं तो कोई नहीं। और इश्क में महबूब किसी और का हो तो वो अजियत। शोमेज की आवाज में लड़खड़ाहट थी। वो उसे बताना चाहता था, इरज फातिमा, जब सज्जाद ने तुम्हारा नाम अपने साथ मंसूब किया था, उस दिन बस एक मौत वाकया नहीं हुई सज्जाद गिलानी पर। बाकी हर अजियत को बर्दाश्त किया मैंने। शाबाश करें, छोड़ें ये सब। ईरज ने खुद ही मौजू बदल दिया। शोमेज उसकी आंखों में नहीं देख सकता था। अगर उसे आंखों से दिल में उतरना आता हुआ तो वो डर सा गया था। उसके बाद ईरज ने और बातें शुरू कर दी थी। शोमेज जब बाबा जान के कमरे से बाहर निकला तो सज्जाद ने उसे रोक लिया। उसको तब पता चला कि सज्जाद गिलानी को वो ईरज से लापरवाह समझ रहा था, लेकिन वो सब जानता था। लेकिन कैसे? शोमेज ने उसका मोबाइल फोन जानबूझकर तोड़ा था, क्योंकि वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। शोमेज जब कमरे में आया तो बहुत उलझा हुआ था, और उसकी उलझन एक ही थी जो दूर कर सकती थी, और वो थी ईरज फातिमा। शोमेज ने ईरज को फोन किया था तो वो उससे नाराज थी कि उसने उसे फोन नहीं किया, जबकि वो नहीं जानती थी कि वो कितना परेशान है और अपनी परेशानी उसे बता भी नहीं सकता था। लेकिन वो तब ज्यादा परेशान हुआ जब ईरज को रोता हुआ पाया। वो सच में एक बार कह देती कि वापस आ जाएं आप, तो अगले दिन ही वापसी की फ्लाइट पकड़ लेता, लेकिन उसने फोन बंद कर दिया था। अगले दिन शोमेज जब जॉगिंग पर गया तो उसे वो ईरज की अंगूठी याद आई। वो उसी लम्हे वापस घर आया था। उसने सबको देखा था, सब आ चुके थे। उनमें से कुछ को वो जानता था, कुछ को नहीं जानता था, लेकिन उस वक्त उसे वो अंगूठी ढूंढनी थी। लेकिन उसका शक सही निकला था। वो अंगूठी ही सज्जाद गिलानी को मिली थी। शाम के वक्त ढोलक पर रुबाब उसके पास आकर खड़ी हुई थी और उसने इशारे इशारे में उसे कुछ बताना चाहा, लेकिन वो समझ न सका। लेकिन अगले ही दिन शोमेज को रुबाब की समझ आ गई थी। मतलब वो जानती थी ऐसा रिश्ते का कुछ होने वाला है। शोमेज को तो तब समझ ही नहीं आया था कि सज्जाद ये सब भी कर सकता है। वो उसको जितना कमजोर समझ रहा था वो था नहीं। सज्जाद गिलानी से उसकी टक्कर हुई थी। शोमेज ने रुबाब पर यकीन करके उसका नाम तो ले दिया था, लेकिन समझ नहीं आई थी कि उसे ही क्यों ये इख्तियार था। रुबाब या दिलकश से क्या पूछा गया था कि क्या वो शोमेज को पसंद करती हैं या नहीं। लेकिन अगले दिन दिलकश की अचानक मौत ने उसे बहुत अफसुर्दा कर दिया था। लेकिन वो हैरान भी बहुत हुआ था। कल तक वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक मौत कैसे? हैरत का एक और धचका उसे तब लगा जब रुबाब ने उसे दिलकश की मौत का जिम्मेदार ठहराया। उसकी वजह भी उसे अगले दिन रुबाब से ही पता चल गई थी। लेकिन जिस लम्हे रुबाब ने उसे कुरान की शादी का बताया था, उसे रुबाब की एक बात पर भी यकीन नहीं आया था। वो तो जा चुकी थी, लेकिन शोमेज को सुकून नहीं आ रहा था। इतना बड़ा सच, कुरान से शादी, कैसी रस्म थी ये? क्या हकीकत थी इसकी? कुरान जो जरिया हिदायत है, उससे शादी? कैसी शादी? शोमेज को लगा वो कोई भयानक ख्वाब देख रहा है, जिसका सियाह हिस्सा ये है। शोमेज को ठंडे पसीने आ रहे थे। फुप्पो इतने साल से
لیکن اسلام اتنا ظالم مذہب نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، اسلام میں ہو ہی نہیں سکتی یہ ایسی رسم۔ شمیز نے اپنا موبائل نکالا اور قرآن سے شادی لکھ کر سرچ کیا۔ پاکستان میں بعض صوبوں میں ایک ایسی حرکت ہو رہی ہے جس سے ایک مسلمان عورت کو اس کے معاشرتی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ یہ فعل قرآن کے ساتھ نام نہاد شادی ہے، حق بخشش کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ملک کے جنوب میں واقع صوبہ سندھ میں عام ہے۔ اس قسم کی شادی میں کم عمر لڑکیوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ خود کو قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے وقف کریں۔ اس کے بعد ان کے اہل خانہ اس لڑکی کی شادی کو مقدس کتاب سے منانے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کرتے ہیں۔ ایک لڑکی قرآن پر ہاتھ رکھتی ہے اور قسم کھاتی ہے کہ اس کی موت تک وہ قرآن کی دلہن ہے۔ شمیز جیسے جیسے پڑھ رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے کھلتی جا رہی تھیں۔ اس رجحان نے پورے پاکستان میں کافی تنازع کھڑا کیا کیونکہ حکومت اس طرح کے عمل پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم کچھ خاندان کسی عورت کو کسی بھی شخص سے شادی کرنے سے روکنے کے لیے قرآن سے شادی کی ترغیب دیتے ہیں۔ قرآن پاک سے شادی شدہ خواتین کو مرد سے رشتہ کرنے یا کسی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اگر مردوں کا قرآن سے شادی شدہ عورت سے کوئی رشتہ ہے تو وہ ملعون ہے۔ یہ رجحان سندھ کے امیر اور جاگیردار خاندانوں میں زیادہ قابل ذکر ہے۔ سب سے پہلے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ خواتین کو ان کے وراثت کے حقوق سے انکار کیا جائے، اور اس وجہ سے کہ بیٹیوں یا بہنوں کے ذریعے بیرونی لوگوں کو جائیداد کے حوالے کیے جائے، ان کے شریک حیات یا بچے۔ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں آزاد ذرائع کے مطابق صوبہ سندھ میں لگ بھگ 10,000 لڑکیوں کی شادی قرآن سے ہے، تو یہ سب سندھ کی طرف عام ہے، اور یہ صرف جائیداد کو بچانے کے لیے ایک ڈھارس ہے جس کا میرے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شمیز نے شکر کا سانس لیا، یقیناً اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پاکستان 1947 میں ہندوستان سے علیحدہ ہوا، جس پر برطانیہ تقریباً 2 صدیوں سے قابض تھا۔ تقسیم مذہبی بنیاد پر ہوئی، ہندوستان متعدد مذاہب، فرقوں اور نسلوں کا گھر تھا۔ تاہم مسلمان اور ہندو پرانے ہندوستان میں تنازعات کے اہم نکات تھے، کیونکہ یہ تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑے مذاہب تھے۔ مذہبی معاشروں کے اختلاف کی وجہ سے متعدد ہندو روایات دیگر معاشروں میں برقرار رہی ہیں، یہاں تک کہ خود مختار اسلامی ریاست پاکستان کی آزادی کے بعد بھی یہ رسم پاکستان کا حصہ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بے جان مقدس شے سے شادی کا رواج ہندوؤں کی رسم ہے۔ شمیز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہاں یورپ سے زیادہ جاہلیت پھیلی ہوئی ہے، لیکن سب کو ان اندھیروں سے کیسے نکالنا تھا؟ وہ بیڈ پر لیٹ گیا، سارا کمرہ اسے گھومتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک لڑکی اپنی جان سے گئی اس بے بنیاد رسم کی وجہ سے، جبکہ پاکستان میں کئی ایسی لڑکیاں تھیں صرف جائیداد کی خاطر کوئی دادا جان سے اب کیوں نہیں پوچھتا کہ آخر اتنی زمین کے مالک ہونے کے باوجود وہ 2 گز کی قبر میں کیوں لیٹے ہیں؟ وہ کیوں نہیں ہر چیز اپنے ساتھ لے جا سکے؟ شمیز نے ساری رات لائحہ عمل ترتیب دیا تھا، آخر کیا اور کیسے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا قدم تھا اپنی اور رباب کی شادی روکنی، جو اس نے سوچ لیا تھا اور رباب کو بھی سمجھا دیا تھا۔ اس نے رباب کو ایک چھوٹا فون دیا تھا تاکہ وہ اس سے رابطہ کر سکے۔ شمیز ایڈنبرا واپس جاتے ہوئے بابا جان کو بھی اپنے طریقے سے سمجھا کر گیا تھا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ اس کی بات مان بھی گئے تھے۔ شمیز نے رباب سے انگوٹھی ڈھونڈنے کو کہا تھا اور اسے ایڈنبرا پہنچانے کا کہا تھا۔ شمیز جب واپس آیا تو اس نے ایرج میں بہت بدلاؤ دیکھا تھا، وہ بہت سے لفظ انگلش میں بولنے لگی تھی۔ شمیز خوش ہوا تھا۔ ایرج نے اسے اپنے کام کے بارے میں بتایا تھا۔ شمیز جانتا تھا کہ وہ کسی سے مل رہی ہے، لیکن کون وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اور اب ایک دم سے کام، وہ چاہتا تھا کہ پہلے تصدیق کرے پھر ایرج کو اجازت دے، لیکن ایرج بضد ہو گئی تھی تو شمیز کو ہار ماننی پڑی تھی۔ شمیز کی حسین شہزاد سے ملاقات پہلی دفعہ ویڈیو کال پر ہوئی تھی۔ حسین شہزاد سجاد کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے تھے۔ اس کا شمیز کو علم نہیں تھا۔
البتہ اس کی یہ ملاقات موجودہ ایڈنبرا کی سینٹرل مسجد کے امام نے کروائی تھی۔ شومیز نے ان کو ساری حقیقت بتائی تھی اور انہوں نے اسے حسین شہزاد کا بتایا تھا کہ وہ اس طرح کے کاموں میں اور غلط رسومات کو ختم کرنے میں پیش ہیں، لیکن خدا کی قدرت یہ تھی کہ وہی شخص سجاد گیلانی کے ساتھ ڈیلز کر رہا تھا۔ حسین شہزاد نے شومیز کی مدد کی حامی بھری تھی، لیکن شومیز نے شرط رکھی تھی کہ اگر حسین شہزاد کو اس کی پھپھو پسند آئیں گی تب ہی وہ شادی کا لائحہ عمل آگے بڑھائیں گے۔ وہ نہیں ایک ایسا رشتہ بنانا چاہتا تھا جو مجبوری میں ہو، کیونکہ اس کی پھپھو پہلے ہی بہت دکھ دیکھ چکی تھی۔ 1 مہینے بعد محمد بھی ایڈنبرا آ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ محمد ساری چھان بین کرے۔ جب وہ پاکستان تھا تب اس نے سامنے گھر والی لڑکی کی معلومات لے لی تھی اور وہ شومیز کی ہی کمپنی میں کام کرتی تھی، اس لیے اسے یقین تھا۔ لیکن جب اسے محمد نے یہ خبر دی کہ اینا بھی ان کی پارٹنر ہے، شومیز کی عقل تب ٹھکانے لگی تھی۔ مطلب وہ لڑکی صرف دھمکی نہیں دے رہی تھی بلکہ وہ سچ میں ایرج تک پہنچ چکی تھی۔ شومیز جو اسے طلاق دینے ہی والا تھا اور اس پر کیس کرنے والا تھا، اب ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایرج کو نقصان بھی پہنچا سکتی تھی اور ایرج ایگریمنٹ سائن کر چکی تھی۔ اب ایک ہی حل تھا، وہ اینا سے ملتا اور اسے ایرج سے دور رہنے کا کہتا۔ اسی غرض سے وہ اینا سے پرنسس اسٹریٹ میں ملا، لیکن وہ اس کی ایک بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ تھکا ہارا گھر آیا تو ایرج کو پہلے کی طرح چہکتا نہیں پایا، بلکہ وہ رو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں رو رہی، شاید بیبے اور اپنے ابا کی وجہ سے، لیکن شومیز اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے اسے باہر کھانا کھلانے لے گیا تھا۔ واپسی پر شومیز اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اس نے محمد کو فون کیا تھا۔ وہ اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ ایک وہی تھا جو شومیز کے سارے راز جانتا تھا۔ ہاں یار، وہ اینا بہت شاطر نکلی۔ دھمکی دے رہی ہے کہ اگر پراپرٹی میں سے آدھا حصہ نہ دیا تو ایرج کو نقصان پہنچائے گی۔ تو اب یہی کہ میں اسے وہ سب دینے لگا ہوں۔ میں اپنی ایرج کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا بھائی، لیکن پھر بھابھی بس سارا کام ہو جائے تو میں اسے پاکستان واپس بھیج دوں گا۔ جب وہ مڑا تو ایرج کھڑی تھی۔ شومیز نے محمد سے بعد میں بات کرنے کا کہا اور فون رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایرج نے کیا سنا کیا نہیں۔ اس نے ایرج کو چائے کے لیے روکا اور پھر دونوں نے ایک ساتھ چائے پی، لیکن خاموشی حائل رہی۔ اسامہ نے شومیز کو بتایا کہ اینا نے اپنے گھر پارٹی رکھی ہے۔ شومیز اس وقت آفس میں تھا جب اسامہ کا فون آیا تھا۔ اس کے دوست نہیں جانتے تھے کہ آخر کیا مسئلہ چل رہا تھا ان کا۔ نہیں یار، مجھے کام ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ آنا تو چاہیے یار، وہ اپنے ہوٹل کی کامیابی کی خوشی میں دعوت دے رہی ہے۔ اچھا؟ شومیز نے ایک فائل کھولی تھی، لیکن اب اس نے غور کیا تو اسے یاد آیا اسامہ نے کیا کہا تھا۔ مطلب وہاں ایرج بھی جائے گی؟ نہیں، وہ اسے وہاں اکیلے نہیں بھیج سکتا۔ اچھا اسامہ، میں بھی آؤں گا، شومیز نے کہتے ساتھ فون رکھا۔ وہ ایرج کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شومیز جب پارٹی میں گیا تو اس کے ساتھ اسامہ بھی تھا۔ سب سے پہلے اس نے ایرج کو دیکھا جو بالکل ٹھیک کھڑی تھی۔ وہ وہاں سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گزرے لمحوں کی کچھ یادیں تھیں جو ان سے وہ سن کر ہنس رہا تھا، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد آریان نے اینا سے پوچھا، یار وہ لڑکی کون ہے؟ اس نے ایرج کی طرف اشارہ کیا۔ شومیز کے تاثرات بدلے۔ اتنی ہی دیر میں جیک بھی آ گیا تھا۔ شومیز اسے دیکھ کر ہرگز غصہ نہیں ہوا تھا، بلکہ آریان کی اگلی بات پر اسے خود پر اپنا بس محسوس نہیں ہوا۔ اس سے سیٹنگ کروا دو۔ شومیز اسی لمحے وہاں سے اٹھا تھا۔ ایرج کا ہاتھ پکڑ کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ واپس آنے کے بعد ایرج تو اوپر چلی گئی تھی، لیکن شومیز وہیں نیچے بیٹھ گیا۔ تیز بارش میں اسے سجاد کے الفاظ نہیں بھول رہے تھے۔ وہ اس کی غلام تھی، وہ اسے چھوڑ جائے گی جیسے سب اسے چھوڑ جاتے ہیں، جیسے سب اس کو اس کی کسی نہ کسی خامی کی بنا پر چھوڑ جاتے ہیں، ویسے وہ بھی اسے چھوڑ جائے گی۔ اور آریان کے غلیظ الفاظ نہیں برداشت کر سکتا تھا، وہ اس سے برداشت ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ بارش میں بھیگتا رہا اور اپنے رب سے فریاد کرتا رہا کہ اب یہ خوشی اس سے نہ چھینی جائے۔ شومیز ابھی وہاں بیٹھا خاموش آنسو بہا ہی رہا تھا کہ ایرج کی آواز اس کی سماعتوں کو ٹکرائی۔ آپ یہاں؟ اس نے اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ محسوس کیا۔ شومیز ہنوز بیٹھا رہا۔
آپ کو تو بخار ہے۔ زبردستی اس نے شومیز کو وہاں سے اٹھایا اور اوپر کمرے میں لے کر آئی۔ شومیز نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایرج نے اسے گولیاں دیں۔ وہ مسکراتا چہرہ آج کیسے بوجھا ہوا تھا۔ گولیوں کے زیر اثر اسے نیند آنے لگی تھی، لیکن اب وہ بول رہا تھا، تم مجھے مت چھوڑ کر جانا، تو تم میری ہو۔ سوچ سوچ کر اس کے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کب وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ سب حال دل اس کو سنانے لگ گیا۔ تم میری آخری امید ہو، آخری امید، تمہارے دم سے میری سانسیں ہیں، تم گئی تو میں مر جاؤں گا۔ جہاں محبت ہے وہاں زندگی ہے، تم نہ ہوئی تو میں۔ شومیز سو جانا چاہتا تھا، ایک گہری لمبی نیند۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو، پراسرار محبت، غیر یقینی خزانہ، آپ کو زیادہ تکلیف ہو یا خوشی، لازوال عذاب آپ کے آس پاس رہتے ہیں، پھر بھی کون زندہ رہے گا، اور تیرے بغیر زندہ رہے گا۔ مت جانا تم، اینا پہلی محبت۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ تم غلط سمجھتی ہو، اینا میری محبت کبھی تھی ہی نہیں، لیکن وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور جیسے جیسے راز کھلتے جا رہے ہیں ویسے ویسے آپ کے کمنٹس ڈھیلے پڑ رہے ہیں اور لائکس بھی۔ پلیز آپ سے درخواست ہے کہ ہر بندہ تو کم سے کم ویڈیو کو لائک کر دیا کرے اور اپنی رائے تو ضرور دیا کریں، اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اب ناول جو ہے وہ اینڈ پہ ہے، تو ہر قسط آپ کے لیے اب بہت ضروری ہے، تو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔